हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं यानी कि रोशन शाह एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम सभी समझने वाले हैं क्लास 11 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री 11 क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया था मेसोपोटामिया की सभ्यता से, फिर रोमन साम्राज्य, उसके बाद यायावर साम्राज्य, उसके बाद हमने मध्य काल का जो यूरोपियन इतिहास है। आपको पता होना चाहिए कि बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इसमें हम यूरोपियन हिस्ट्री को समझने वाले हैं। लेकिन यूरोपियन हिस्ट्री की शुरुआत हमने चैप्टर नंबर 4 से ही कर दिया है, जिसमें हमने मध्य काल के बारे में समझा था। ठीक है ना। आज का ये जो चैप्टर है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा, जो भी यूरोपीय समाज में मध्य काल के बाद जो बदलाव हुए, जो परिवर्तन हुए, उसका वर्णन ये चैप्टर करता है। स्पेशली आप यहाँ पे देखेंगे कि इटली के संदर्भ में, वैसे तो पूरे यूरोपीय हिस्ट्री की हम बात करने वाले हैं, लेकिन इटली के बहुत सारे जो शहर है उसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। इटली के संदर्भ में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, अगर आप सभी रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे पहली बार आए हैं और आपको पता नहीं है कि भाई इस चैनल पे आप सभी को एनिमेटेड वीडियो भी प्रोवाइड कराया गया है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, इस चैप्टर को लगभग मैंने 3 पार्ट्स में एनिमेशन के माध्यम से एकदम सरल स्पष्ट भाषा में समझा रखा है। तो आप सभी हमारे इस चैप्टर की एनिमेटेड वीडियो को भी देख सकते हैं और चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, डिजिटल बोर्ड की खासियत है कि मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल में लेके जाके एक एक चीजों को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बारीकी से समझा रहा हूँ, है ना। एनिमेटेड वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में है, लेकिन चीजें ज्यादातर है उसमें भी आपको मिल जाएगा जो आपके एनसीईआरटी में है वही सारी चीजें, लेकिन थोड़ा मैंने उसमें थोड़ा सा शॉर्ट बना दी चीजों को। ठीक है, तो आप एनिमेटेड वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए, एक बार आप सभी को मैंने आपको पता होगा, ये तो हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहेगा, है ना। बाकी मैं बता दूं कि इस चैप्टर में जो सबसे मेन जो टॉपिक रहता है ना, सबसे मेन हमारा टॉपिक रहेगा पुनर्जागरण। भाई, पुनर्जागरण को तो किसी हालत में मिस करके मत जाना भाई। पुनर्जागरण से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना, इस चैप्टर से। और इसके अलावा एक आपका टॉपिक रहता है मानवतावाद। तो देखो, हमारा ये जो चैप्टर है ना, पूरी तरीके से पुनर्जागरण और मानवतावाद के इर्द गिर्द ही घूम रहा होगा। पूरा चैप्टर इसी 2 टॉपिक के ऊपर आधारित है। नाम बहुत सारे होंगे, ठीक है, बहुत सारे जो हमारे मतलब यहाँ पे विद्वान होंगी, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, उसकी रचनाओं के बारे में भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। तो इसलिए आपको ना डिटेल में चीजों को समझना होगा, बारीकी से चीजों को समझना होगा। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को फिर से थोड़ा सा मध्यकाल के बारे में बता दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्यकाल के बाद जो अगला काल हमारा शुरू होता है, पुनर्जागरण काल जिसको हम बोलते हैं अक्सर, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोगों को मध्यकाल के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए, है ना जी। चलिए देखिए, तो जैसे कि आपको पता होगा, मध्यकाल के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था। देखो, किसी भी इतिहास, किसी भी जगह के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं ना, किसी भी जगह के इतिहास को, तो हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले नंबर पे आता है प्राचीन काल, है ना। मैं ऊपर लिख देता हूं, प्राचीन काल, है ना जी। सबसे पहले क्या आता है? प्राचीन काल। उसके बाद आता है मध्यकाल, और उसके बाद आता है आपका आधुनिक आधुनिक काल। ठीक है, तो अगर हम यूरोपीय इतिहास को समझ रहे हैं, यूरोपीय इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यूरोपीय इतिहास को भी हम 3 भागों में बांटेंगे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो भाई हम प्राचीन काल, यूरोपीय इतिहास का जो प्राचीन इतिहास है उसको हम नहीं समझ रहे हैं। हम तो मध्यकाल के संदर्भ में और मध्यकाल के बाद का जो यूरोपियन हिस्ट्री है उसको हम लोग समझने जा रहे हैं। तो देखो, मध्यकाल आप सभी को पता है कि 5वीं से लेके 15वीं जो सदी का समय काल था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यकाल। यानी कि 5वीं सदी से पहले का जो पूरा इतिहास है उसको हम किसमें पढ़ेंगे? प्राचीन काल में। 5वीं से 15वीं सदी, लगभग 15वीं सदी से ही, 15वीं सदी की मैं बात करूं तो 15वीं सदी से ही हमारा जो आधुनिक काल है ना, 15वीं सदी से ही हमारा जो आधुनिक काल है यूरोपीय हिस्ट्री में, ये शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 15वीं सदी से ही आधुनिक काल की शुरुआत हम मान लेते हैं। तो लगभग 5वीं से 14वीं या 15वीं सदी तक आप मध्यकाल का काल मानेंगे। मध्यकाल में आप सभी को पता है मध्यकाल की खासियत क्या थी, मध्यकाल की विशेषता मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया इस समय ना चर्च का दबदबा था। पूरे यूरोपीय समाज की हम बात करें तो उस पर चर्च का दबदबा था। मतलब कि चर्च का जकड़ जो है लोगों के जीवन पे बहुत ही ज्यादा था। जैसा चर्च मतलब
चर्च जैसा कहता था, जैसा कि पादरी वर्ग कहा करते थे वैसा ही लोग करते थे, उसी के अकॉर्डिंग चीजें वहां पे चला करता था, है ना। तो चर्च का बहुत ही ज्यादा दबदबा था। इसके अलावा आपको पता है कि इसको हम अंधकार युग के नाम से भी जानते हैं, अंधकार युग। अब भैया अंधकार युग क्यों बोलते हैं? अंधकार युग बोलने के पीछे का कारण यह है कि इस समय कहीं ना कहीं यूरोप मध्यकाल में अंधकार युग में चला गया, यानी कि यहाँ पे कोई भी उन्नति प्रगति नए आविष्कार नहीं हो रहे थे, है ना। चर्च का जगड़ जो था वो बहुत ही ज्यादा था, कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हो रहे, कोई भी नए विद्वान जो है उभर के सामने नहीं आ रहे थे जो कि चर्च के खिलाफ आवाज उठा सके, है ना। लेकिन हमें पता है कि प्राचीन काल में यूरोप जो है वो विद्या और संस्कृति और सभ्यता का एक मुख्य केंद्र था। यहाँ पे बहुत सारे विद्वान, यूनान की अगर हम बात करें तो यूनान भी यूरोप का ही पार्ट है। यूनान में आपको पता है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे विद्वानों का उद्भव होता है प्राचीन काल में, है ना। एक गौरवशाली सभ्यता, रोमन सभ्यता का विकास यूरोप में देखने को मिलता है। लेकिन मध्यकाल आते आते तक ऐसा कुछ भी उन्नति प्रगति नहीं देखने को मिलता। लेकिन जब मध्यकाल खत्म होगा, यानी कि पुनर्जागरण का उद्भव होता है, पुनर्जागरण का काल आएगा जिसके बारे में हम अभी इसी चैप्टर में पढ़ने वाले, तब आप देखेंगे कि बहुत कुछ बदलाव होते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है ना। तो इसी के बारे में आपको समझने को मिलेगा। तो थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया कि भाई हाँ, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, किसी भी जगह के इतिहास को पढ़ते हैं। जब हम 12th में इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, तो इंडियन हिस्ट्री को भी हम इसी 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। 3 किताबें होंगी आपके पास 12th क्लास में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे हम यूरोपीय हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, सिर्फ मध्यकाल और मध्यकाल के बाद का जो कुछ समय काल है उसको पढ़ रहे हैं। पूरा आधुनिक काल भी यहाँ पे कवर आपका नहीं किया गया है ना। आधुनिक काल और मध्यकाल के बीच का भी जो कुछ टाइम पीरियड है, जिसको अक्सर हम पुनर्जागरण का काल बोलते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए जी, आ जाए अपने टॉपिक में, आ जाओ। ये समझ में आ गया होगा सबको। चलिए देखिए, सबसे पहले तो देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम चीजों को समझ रहे हैं, है ना। लेकिन एनसीईआरटी में आपको पता है कि भाई टॉपिक्स को अगर एनसीईआरटी से आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने चीजों को आसान बना दिया है, अपने हिसाब से हेडिंग्स लिए मैंने, अपने हिसाब से चीजों को ऐड किया है इसमें, और जिससे कि ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके। चलिए पहले तो हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन को एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी चीजें आपको समझाने लायक होगी मैं चीजें आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंदर तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी, ठीक है। ये जो 14वीं से लेकर 17वीं सदी का समय काल है, इसमें क्या होता है कि यूरोप में बहुत सारे नए नए नगर उभर के सामने आते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे मैप दिखाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे नए नए जो नगर थे वो जीवित हो उठे थे, ठीक है। यहाँ पे आपका मैप ओपन होगा, हाँ जी। देखो, कुछ अगर मैं नगर की बात करूं जिसका जिक्र आपके इस बुक में बहुत ज्यादा, मतलब इस चैप्टर में काफी ज्यादा बार किया गया है, तो इसमें आप देखेंगे कि पादुआ, ठीक है। पादुआ जो है आपका, वेनिस देखो ये समुद्र किनारे स्थित था और व्यापार के लिए बहुत ही फेमस था। जिनेवा की आप बात कर लो तो ये आपको ये वाला लोकेशन जिनेवा का दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। सारे इटली के कहीं ना कहीं नगर थे, है ना, इटली में आ जाते हैं। इसके अलावा मतुआ आपका एक नगर दे रखा है इधर बेबी बोलिनिया पढ़ेंगे, बोलिनिया, तो बोलिनिया हो गया आपका इधर। ये तो भाई बहुत ही फेमस, यहाँ पे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। फ्लोरेंस नगर बहुत ही फेमस है, अभी आपको फ्लोरेंस के बारे में मैं चीजें बताऊंगा। नीचे आप देखेंगे इधर आपको रोम देखने को मिल जाएगा, है ना, रोमन साम्राज्य का एरिया, मतलब पूरा इटली में ये प्रमुख नगर थे। जिनेवा, वेनिस, पादुआ, मतुआ, है ना, फ्लोरेंस, रोम, ये सारे प्रमुख नगर थे, जिसका और कुछ नए नगर भी जीवित हो उठते हैं इस समय काल में। रोम तो आपको पता है, जो रोम है वो बहुत ही प्राचीन नगर माना जाता है ना जी। चलिए फिर से आ जाते हैं हम अपने उसी पॉइंट पे। हाँ देखो, एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति जो है उसका विकास हो रहा था इस समय काल में। लगभग 14वीं से 17वीं सदी की बात करें तो एक विशेष प्रकार की जो नगरीय संस्कृति है उसका विकास यूरोप में देखने को मिलता है। नगर के लोग अब यह सोचने लगे थे कि वे गांव के लोगों से अधिक ज्यादा सभ्य है ना। नगर के लोगों के अंदर एक विचार आ रहा था कि भाई गांव के लोगों से तो हम ज्यादा सभ्य हो चुके हैं, ये भावना कहीं ना कहीं उनके अंदर आ रही थी। ये नगर खासकर जैसे फ्लोरेंस की बात कर लो, वेनिस की बात कर लो, तो रोम, ये 3 ऐसे नगर थे जो कि कला और विद्या के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। फ्लोरेंस, वेनिस और आपका रोम, ये 3 ऐसे नगर थे जो कि कला
और विद्या के ज्ञान का एक मुख्य केंद्र था, है ना। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली हुई थी। मतलब इन नगरों पे क्या था कि राजा और जो चर्च है उसका पकड़ उतना मजबूत नहीं था। बाकी दूसरे नगरों की बात करोगे तो उसपे चर्च का दबदबा बहुत ज्यादा था, लेकिन इन नगरों पे बहुत ही कम था। मतलब इनको थोड़ी स्वतंत्रता मिली हुई थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए। अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे, है ना। जो अमीर और अभिजात वर्ग थे वो क्या करते थे, यहाँ पे जितने भी कलाकार थे, जितने भी विद्वान थे, उनको सहायता प्रदान करते थे, उनको श्रेय देते थे, आश्रय देते थे, ताकि ये जो विद्वान है, जो कलाकार है, वो अपना मतलब जो चीजें है वो सही से चला सके, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को हमें मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ। देखो क्या लिखा है कि इसी समय मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वो पूरे दूर दराज के नगरों में रहते थे। मतलब क्या होता है कि इसी समय काल में, हम आगे पढ़ेंगे भी कि मुद्रण का आविष्कार होता है, जो प्रिंटिंग मशीन है उसका जब आविष्कार होता है तो किस तरीके से दूर दराज के एरियाओं में भी शिक्षा का प्रसार होने लग जाता है। मतलब लोगों तक ज्ञान का प्रसार होने लग जाता है और लोग ज्ञानी होने लग जाते हैं, पुस्तक जो है उपलब्ध हो जाती है लोगों को, है ना। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी थी यूरोपीय लोगों में, क्योंकि अब प्रिंटिंग प्रेस जो है, प्रिंटिंग मशीन है, उसका आविष्कार हो चुका है। तो इससे क्या था कि पुस्तकें तेजी से फैल रही है, जो इतिहासकार है उनके विचार, मतलब जो विद्वान है उनके विचार तेजी से फैल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूरोप में जो इतिहास की समझ है लोगों के अंदर कि भाई हाँ, हम प्राचीन काल में बहुत ही सभ्य थे, हमारे यहाँ पे सभ्यता का विकास हुआ, कला और विज्ञान का एक मुख्य केंद्र था यूरोप, ये बात लोगों तक पहुंचने लगी थी, है ना। ये बात लोगों तक पहुंचने लगी थी। लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी व रोम प्राचीन दुनिया से करने लगे थे। देखो एक और बात, लोगों के अंदर जब ज्ञान का प्रसार हुआ इन मुद्रित पुस्तकों के माध्यम से तेज गति से, तो इससे क्या होता है कि लोग ये समझ जाते हैं कि भाई हाँ, हम अपनी तुलना आप किससे, मतलब अपनी तुलना किससे करने लग जाते हैं, प्राचीन यूनान और रोम से, कि हम उस समय कितने ज्यादा उन्नत अवस्था में कहीं ना कहीं थे। ठीक है जी। अब यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता था, है ना। ये सारे परिवर्तन होते हैं जब क्रांति आती है, जो चर्च के खिलाफ आवाज उठाए जाते हैं, तो लोग अब अपने इच्छा अनुसार धर्म को चुन सकते थे। भाई बहुत सारे जो नए धर्म है उसका भी उभार यूरोप में हो जाता है। पहले तो ईसाई धर्म था, उसमें पादरियों का दबदबा होता था, चर्च का दबदबा होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है ना। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधित विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया। अब देखो वैज्ञानिक जो थे वो जब पुनर्जागरण का काल हम देखते हैं, तो पुनर्जागरण के काल में क्या होता है कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो चर्च का जो ये सिद्धांत था कि जो पृथ्वी है ब्रह्मांड का केंद्र है ना, और बाकी सारे ग्रह पृथ्वी के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। सूर्य का भी यही, सूर्य के साथ भी यही किया उन्होंने कि भाई जो सूर्य है वो क्या है, मतलब पृथ्वी जो है स्थिर है और सूरज जो है इसको चारों तरफ चक्कर लगाता है ना। ये धारणा किसकी थी, पादरियों की। चर्च ने ये धारणा बना रखी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। अब चर्च की इन धारणाओं का जोरदार तरीके से विरोध देखने को मिलता है ना जी। लोगों को समझ में आ जाता है कि भैया ये चर्च लोग, मतलब पादरी लोग जो है हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हमें सी बनाने लग रहे हैं, हटाओ इनको, ठीक है, इनके विचारों को नहीं मानना हमारे को, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे चलने लग रही थी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जानकारी के स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है, पेपर में आता है, 3 नंबर में भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है ना। तो 14वीं शताब्दी से अगर हम बात करें, क्योंकि 14वीं शताब्दी से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, 14वीं शताब्दी के यूरोपीय इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस काल के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, कौन कौन से ऐसे स्रोत है जिससे कि इस काल के यूरोपीय इतिहास को हम लोग समझ सकते हैं। तो बहुत सारे स्रोत है। दस्तावेज है, दस्तावेज मतलब जो मोटी मोटी किताबों के तौर पे बहुत सारे दस्तावेज लिखे हुए मिले हैं हमारे को, है ना। मुद्रित पुस्तकें है उस समय काल की, क्योंकि आपको पता है कि जोहानेस गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग जो मशीन है उसका आविष्कार कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि मुद्रित पुस्तकें भी उस समय काल की हमें मिलने लगी थी। इसके अलावा चित्र है, ठीक है, बहुत सारे चित्र बनाए गए। लियोनार्डो दा विंची का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। मोनालिसा का पेंटिंग आप लोगों ने सुना होगा, और भी बहुत सारे चित्र हैं जिसके माध्यम से हम उस समय काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी मूर्तियां है ना, भवन है, वस्त्र है, ठीक है। तो ये सारे जो चीजें हैं हमारे को यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागार या फिर हम वहां के संग्रहालय की बात करें तो वहां पे हमें संरक्षित मिल जाएंगे। ये सारे जो स्रोत है ये हमें यूरोप के संग्रहालय में या अभिलेखागारों में हमें सुरक्षित मिल जाएंगे, या फिर अमेरिकी अभिलेखागारों में हमें सुरक्षित मिल जाएंगे। तो वहां से उठाओ और भाई यूरोपीय इतिहास के बारे में जान लो। तो ये सारे ऐसे स्रोत हैं जिससे कि हम यूरोपीय इतिहास को समझ सकते हैं, यूरोपीय इतिहास के बारे में
जानकारी जुटा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। आगे देखो, एक बहुत ही फेमस यहाँ पे व्यक्ति है, इनके बारे में आपके बुक में बहुत ज्यादा बता रखा था, तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से ले लिए है ना। जैकब बर्कहार्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, जैकब बर्कहार्ट ये एक व्यक्ति है। देखो, इनके बारे में आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, लेकिन यहाँ से एमसीक्यू में चीजें आ सकती है, तो बहुत ध्यान से भाई चीजों को समझना। ठीक है, एमसीक्यू बहुत ही डीप पूछा जा रहा है, बहुत ही डीप। चाहे आप स्टेट बोर्ड के हो, आप सीबीएसई बोर्ड के हो। सीबीएसई बोर्ड में तो खास करके बहुत ज्यादा डीप पूछ रहे हैं, तो इसीलिए मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें एनसीईआरटी को पूरा ही कवर करवाऊं, ताकि कुछ भी ना छूटे, है ना। एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के ना सको, है ना जी। देखो क्या लिखा है कि 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसां जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म। ठीक है, रेनेसां यानी कि पुनर्जन्म या फिर पुनर्जागरण, हिंदी में इसको हम पुनर्जागरण बोल देते हैं, या फिर पुनरुत्थान बोल देते हैं, या फिर पुनर्जागृति बोल देते हैं। इसके बारे में आगे पूरा टॉपिक मैंने ऐड कर रखा है, तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी बस जो यहाँ पे लिखा है इसको समझो कि रेनेसां यानी कि जो पुनर्जन्म या फिर हम पुनर्जागरण बोलते हैं शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। तो प्रयोग किया जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है ना। लगभग जो 19वीं शताब्दी के बहुत सारे इतिहासकार थे, उन्होंने रेनेसां जो शब्द है या पुनर्जागरण जो शब्द है, उसका प्रयोग लगभग 14वीं-15वीं सदी का जो यूरोपीय इतिहास है, वहां पे जो भी सांस्कृतिक परिवर्तन हुए थे उसके लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे अभी हम इसके बारे में बहुत गहराई से बात करेंगे, बहुत ही गहराई पूर्वक तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है कि स्विट्जरलैंड के ब्रेसले, ठीक है, देखो ब्रेसले क्या है, विश्वविद्यालय का नाम है ना, एक यूनिवर्सिटी थी ब्रेसले। तो यहाँ के एक इतिहासकार है जिनका नाम है जैकब बर्कहार्ट, है ना, जैकब बर्कहार्ट ने इस पर बहुत अधिक बल दिया। पुनर्जागरण के काल पे, पुनर्जागरण पे बहुत ही जो रिसर्च किया है, मतलब कहीं ना कहीं जो जानकारी दी है, वो एक हमारे इतिहासकार है जैकब बर्कहार्ट। ठीक है, बर्कहार्ट ने बहुत ज्यादा बल दिया, इस पे बहुत ज्यादा काम किया। वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन रोंके, है ना, लियोपोल्ड वॉन रोंके के विद्यार्थी थे। तो ये भी एक इतिहासकार है जिनका नाम क्या है, लियोपोल्ड वॉन रोंके, है ना। इनके शिष्य थे कौन, हमारे जैकब बर्कहार्ट। तो रोंके ने उन्हें बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य है कि वह राज्य और राजनीति के बारे में लिखे, है ना। जो इनके गुरु थे, हमारे बर्कहार्ट के जो गुरु थे, वो ये इस बात को बहुत ज्यादा महत्व देते थे कि इतिहास में राजनीतिक विषयों का बहुत ही बोलबाला होना चाहिए। लेकिन हमारे बर्कहार्ट कुछ अलग तरीके से सोचते थे। वो कहते हैं, अरे गुरु जी, आप तो सिर्फ इतिहास में राजनीति को भरते जा रहे हो, इससे मजा नहीं आएगा। इतिहास में संस्कृति जो है उसका भी महत्व होना चाहिए, संस्कृति को भी जगह मिलनी चाहिए। बिना संस्कृति को पढ़े आप किसी जगह के इतिहास को नहीं समझ सकते। तो ये संस्कृति को बहुत महत्व देते थे, राजनीति को तो भाई महत्व देते ही देते थे, साथ ही साथ वो चाहते थे कि इतिहास में संस्कृति को भी महत्व दिया जाए। अपने गुरु से ये अलग सोचते थे, ठीक है, अलग सोच रखते थे, है ना। तो ये बात समझ गए आप। यही सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। एक बार ना आप क्या करो, बच्चे बहुत सारे कमेंट करते हैं कि भैया आप ना स्क्रीनशॉट लेने नहीं देते हो। भाई देखो, आराम से ये पेज मैंने ओपन कर दिया, ये भी मैंने आपको समझा दिया है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है, और अभी मैंने तुरंत मैंने आपको ये समझाया है ना, इस पेज को समझाया। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, प्यार से स्क्रीनशॉट ले लो, और चीजों को हम आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। देखो, एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, देखो बहुत ही फेमस पुस्तक है, और इसका नाम याद रखना, 1860 ई में बर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली, है ना, इटली में जो पुनर्जागरण के समय जो सभ्यता जो विकसित हुआ था, उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम लिखा भी है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली, है ना, नामक पुस्तक की रचना की। इसमें उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान साहित्य, वास्तुकला, देखो साहित्य मतलब समझ गए, जो कि उस समय में जो भी साहित्य लिखी गई होगी उसके ऊपर जोर दिया था। वास्तुकला यानी कि उस समय भवन को बनाने की, भवन निर्माण करने की जो कलाएं विकसित हुई थी उसके बारे में बताया, और चित्रकला की ओर ध्यान आकर्षित किया कि भाई हमें ना सिर्फ राजनीतिक, उस समय का जो राजनीतिक विषय है उसके बारे में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए। उस समय का साहित्य कैसा था, वास्तुकला कैसी थी, या फिर चित्रकला कैसी थी, इसकी ओर इन तीनों चीजों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया था उन्होंने। और यह भी बताया कि
14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी, है ना। उन्होंने इस पुस्तक में भी बताया है, मानवतावादी संस्कृति पर भी बहुत जोर दिया है और आगे आपको मानवतावाद के बारे में पूरा टॉपिक मैं समझाने वाला हूं। तो उन्होंने ये भी बताया था अपनी इस पुस्तक द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली, इसमें बताया था कि किस तरीके से जो इटली है, इटली में किस तरीके से मानवतावादी संस्कृति का विकास हुआ था, है ना। उन्होंने यह भी लिखा है कि यह संस्कृति इस नए विश्व पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है। ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन मानव पर चर्च का दबदबा बहुत ज्यादा था। मतलब कि वो बताते हैं कि पुनर्जागरण काल में क्या होता है, मतलब इटली में पुनर्जागरण काल में क्या होता है कि लोग अपने निर्णय स्वयं ले रहे थे, है ना। अपनी दक्षता के बारे में खुद सोच रहे थे, अपने कौशल को कैसे निखारना है, अपने स्किल को कैसे निखारना है, इसके बारे में लोग खुद सोच रहे थे, ठीक है। और ऐसे ही लोगों को हमने बोला आधुनिक मानव। ये आधुनिक काल में कहीं ना कहीं लोग जो है प्रवेश कर चुके थे, जबकि मध्य काल में लोगों के जीवन पर किसका दबदबा था भाई, चर्च का दबदबा था पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो पुनर्जागरण वाले टॉपिक की हम बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम के लिहाज से। पुनर्जागरण के बारे में क्वेश्चन आता है, पुनर्जागरण की विशेषता बताइए, पुनर्जागरण का उदय यूरोप में सबसे पहले क्यों हुआ, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि पुनर्जागरण को इतिहास में हम पुनर्जन्म, पुनर्जागृति, बौद्धिक चेतना तथा संस्कृति पुनरुत्थान आदि नामों से जानते हैं, है ना। इसको हम पुनर्जागरण को हम अनेक नामों से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, पुनर्जन्म बोल सकते हैं, यानी कि पुनर्जन्म एक तरीके से पुनर्जन्म के तौर पे देखा जाता है पुनर्जागरण काल को। पुनर्जागृति या फिर बौद्धिक चेतना का विकास होता है, मतलब कि लोगों ने अब अपने बुद्धि से सोचना शुरू कर दिया इस काल में, इसीलिए इसको हम बौद्धिक चेतना का काल भी बोल देते हैं। पुनरुत्थान हुआ लोगों का, है ना। पुनरुत्थान यानी कि फिर से वो उठे और जागे और भागे, मतलब कि फिर से उन्होंने क्या किया, एक तरीके से यूरोपीय समाज में जो भी कमियां थी उसका विरोध करना, जो भी चर्च का जो दबदबा था समाज में उसका विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि इसका सिंपल मतलब होता है, देखो यहाँ पे तीसरे पॉइंट में बहुत आसानी से चीजों को समझा रखा है कि पुनर्जागरण को अंग्रेजी में रेनेसां कहा जाता है। और ये शब्द है वैसे तो, ठीक है, ये जो शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है ना। पुनर्जागरण जो शब्द की हम बात कर रहे हैं या फिर रेनेसां शब्द की हम बात कर रहे हैं, मूलतः फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, फिर से जागना। अब फिर से जागना का मतलब ये थोड़ी नहीं कि यूरोपीय लोग सो गए थे और फिर से जाग गए, सोए हुए थे और फिर से जाग गए, ऐसा कुछ नहीं है। पुनर्जागरण का सिंपल मतलब यह है कि बौद्धिक चेतना का विकास हुआ लोगों के अंदर, है ना। लोग जो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके नहीं सोच पा रहे थे, है ना, उसका विकास हुआ। इसी को हम फिर से जागना बोलते हैं कि भाई प्राचीन काल में क्या था, आपको पता है प्राचीन काल में यूरोपीय लोग जो थे उनके अंदर बौद्धिक चेतना का विकास हो रखा था, वो लॉजिकल चीजों को सोचते थे, लॉजिकल तरीके से चीजों को सोचते थे, है ना। लेकिन मध्यकाल आते आते तक क्या होता है, मध्यकाल में आपको पता है कि चर्च का दबदबा हो जाता है समाज में। चर्च जैसा कहता है, धर्म का वर्चस्व जो है ना, जो धर्म का वर्चस्व है, ठीक है, धर्म का जो वर्चस्व है वो लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जैसा पादरी कहते हैं, जैसा चर्च के रूल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग लोग काम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कोई भी चर्च के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बौद्धिक चेतना दब चुकी थी लोगों की, लेकिन अब लोगों के अंदर बौद्धिक चेतना का विकास होने लगा। और यही कहीं ना कहीं फिर से जागना कि भाई मध्यकाल में आपकी बौद्धिक चेतना जो थी वो सो चुकी थी, लेकिन अब पुनर्जागरण काल में आपकी बौद्धिक चेतना फिर से जाग चुकी है ना। 13वीं शताब्दी के पश्चात ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसके कारण मनुष्य चेतना युक्त बना, है ना। और इसी चेतना को पुनर्जागरण का नाम दिया जाता है। जो मनुष्य जो है उसके चेतना का विकास हुआ, उसके बुद्धि का विकास हुआ, और जब ये चीजें होने लगी तो इसी को हमने पुनर्जागरण का नाम दे दिया, ठीक है जी। आ रही बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आ जाओ। क्या लिखा है कि यूरोपीय इतिहास के विश्लेषण के संदर्भ में पुनर्जागरण का अपना अलग अलग काल है। मतलब कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं कह सकते कि इससे इतना है, इससे इतना है, लेकिन जो ज्यादातर विद्वान जो समय काल देते हैं वो लगभग 14वीं से 16वीं सदी, 14वीं से 16वीं सदी का जो काल है इसको हम पुनर्जागरण का काल मानते हैं। लगभग
1350 से लेके 1550 ईस्वी का जो काल है इसको हम पुनर्जागरण के काल के तौर पे देखते हैं। और वास्तव में आधुनिक यूरोप का जो आरंभ है वो पुनर्जागरण से ही होता है। जो आधुनिक काल, जो यूरोपीय इतिहास में जो आधुनिक काल है, जो मॉडर्न एरा है, उसका शुरुआत कहीं ना कहीं पुनर्जागरण काल से ही माना जाता है। यूरोप प्राचीन काल में सभ्यता के उत्कर्ष पर था। मतलब कि आपको पता है कि प्राचीन काल में यूरोप में बेहतरीन सभ्यताओं का विकास हुआ, है ना। मतलब अच्छी अच्छी सभ्यताएं विकसित हुई, लेकिन मध्यकाल में ये सारी चीजें नहीं देखने को मिल रही थी, है ना। देखो क्या लिखा है कि यूरोप प्राचीन काल में सभ्यता के उत्कर्ष पर पहुंच चुका था। यह उत्कर्ष यूनान तथा रोम में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यूनान, ठीक है, यूनान और रोम में आपको देखने को मिल जाएगा ये सारी चीजें, जो सभ्यताओं का विकास हुआ था प्राचीन काल में, है ना। मध्यकाल में यूनान तथा रोम सभ्यता लगभग लुप्त हो गई थी, ठीक है, ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। पुनर्जागरण काल में यह एक बार फिर से सजीव हो उठी, मिसप्रिंट हो गया, फिर से माफी चाहूंगा, हो उठी, एक बार फिर से लौकिक जगत के प्रति आस्था दिखाई गई, है ना। मानवतावाद का महत्व बढ़ गया, ठीक है। मानवतावाद, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका शब्द है, मानवतावाद। मानवतावाद का जो महत्व है वो इस समय काल में बढ़ गया कि अब लोग ना इसी लोक को बहुत ज्यादा महत्व देने लगे कि भाई हम इस लोक में रह रहे हैं, इस लोक में अगर मनुष्य दुखी है तो उसको दुखों से कैसे निकाला जा सकता है, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। यही मानवतावाद है कहीं ना कहीं, ठीक है। जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, है ना, उसको खत्म करने की कोशिश की गई और तर्क के आधार पर लोगों ने फैसले लेने स्टार्ट कर दिए। तर्क वितर्क होने लगा कि भाई अगर पृथ्वी जो है, पृथ्वी को अगर चर्च कहने लग रही है कि भाई पृथ्वी स्थिर है और सूरज इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो कोई लॉजिकल रीजन होना चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। सबूत ढूंढने लगे लोग, है ना। तो यही तो कहीं ना कहीं जागृति होने लगी भाई। इसी तरीके से तो लोगों का जो बौद्धिक चेतना है उसका विकास होने लगा, है ना। इन सब बातों को मध्यकाल में कोई स्थान नहीं दिया गया था भाई। ये बौद्धिक चेतना वेतना क्या होता है, तर्क वितर्क क्या होता है, इसको दबा दिया जाता था। जैसे ही कोई व्यक्ति तर्क की बात करता था, जिंदा जला दिया जाता था उसे। तो ये सारी चीजें मध्यकाल में हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन पुनर्जागरण काल में फिर से जो पुराने, मतलब हमारे प्राचीन काल में जो यूरोपीय समाज में जो मूल्य थे उसका पुनर्जन्म हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है जी। तो ये पुनर्जागरण के बारे में कुछ पॉइंट्स थे, लगभग यहाँ पे 9 पॉइंट्स दे रखे हैं। देखो, अगर 8 नंबर का भी आता है क्वेश्चन और 3 नंबर सीबीएसई बोर्ड में 3 नंबर 8 नंबर में भी आता है, स्टेट बोर्ड वाले भाई देख लेना, काफी सारे पॉइंट्स मैंने आपको दे दिया, लगभग 9 पॉइंट्स दे दिए। कम से कम 7-8 पॉइंट आप याद करके रखो अच्छे से और उसको एग्जाम में लिख के आओ, नंबर पूरे मिलेंगे भाई, ठीक है। आ जाओ, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यहाँ पे कि सबसे पहले पुनर्जागरण का काल हम देखते हैं कि यूरोप में होता है। देखो, क्वेश्चन 2 तरीके से आएगा यहाँ। आपसे अगर पूछ ले कि यूरोप में पुनर्जागरण का उदय सबसे पहले क्यों हुआ, या फिर इटली में भी पूछ सकते हैं, इटली में, ठीक है। तो आपको पता है कि इटली जो है वो भी कहीं ना कहीं यूरोप का ही पार्ट है, तो दोनों में सेम आंसर लिख सकते हो। और ये आपको, ये पॉइंट्स आपको ना भाई एनसीईआरटी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। ये पॉइंट्स मैंने अपने तरफ से बना रखे हैं, तो इसको ध्यान से समझो कि सबसे पहले यूरोप में पुनर्जागरण का उदय क्यों हुआ या फिर इटली में क्यों हुआ। देखो, सबसे पहला कारण माना जाता है धर्म युद्ध। अब बच्चों को धर्म युद्ध के बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं आपको बता दूं। देखो, धर्म युद्ध जो हुआ था ना, धर्म युद्ध जो हुआ था वो जेरूसलम को छुड़ाने के लिए हुआ था। जेरूसलम, देखो कहाँ है, नाम दे रखा होगा हमारे इस पॉइंट में कहीं ना कहीं तो होगा, हाँ जेरूसलम। देखो, इजराइल की इस समय की बात करूं तो इजराइल इसको अपनी राजधानी मानता है ना। जेरूसलम जो है बहुत ही पवित्र भूमि मानी जाती है, बहुत ही ज्यादा पवित्र भूमि। इस्लाम धर्म का एक पवित्र मस्जिद है यहाँ पे, ठीक है। और डोम ऑफ रॉक आई थिंक वो है, यहीं पे है, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारे ईसा मसीह थे, ईसा मसीह को सूली पे यहीं पे लटकाया गया था, सूली पे मतलब चढ़ाया गया था और 3 दिन बाद दोबारा जीवित हो गए थे, जेरूसलम, ठीक है। और शायद जन्मभूमि भी यही है, बेथलेहम ऐसे कुछ जगह का नाम है जहां पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जेरूसलम ही माना जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। जेरूसलम या इजराइल, वैसे तो इजराइल की राजधानी है अभी जेरूसलम, ठीक है। तो इसलिए ईसाई लोग भी बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं और इस्लाम धर्म के जो लोग थे वो भी इसको बहुत ज्यादा पवित्र मानते थे, ठीक है। तो होता क्या है कि इस पे वैसे तो तुर्कों का अधिकार होता है, ठीक है। जो तुर्क होते हैं, तुर्कों का इस पे कब्जा होता है, ठीक है। तो इसको तुर्कों से छुड़ाने के लिए, यानी कि तुर्क यानी कि मुस्लिम जो शासक थे उनका कब्जा था, अब तुर्कों से इसको मुक्त कराने के लिए ईसाई लोग क्या करते हैं, धर्म युद्ध का ऐलान कर देते हैं। टोटल 3 धर्म युद्ध होते हैं, ठीक है। अब तीनों धर्म युद्ध में बहुत मारकाट होता है, जाहिर सी बात है कि धर्म के नाम पे आपको कुछ मिलेगा थोड़ी नहीं यार, बस मारकाट होगा, अब लोगों को मारोगे काटोगे, बस एक चीज चल रही थी।
लेकिन जब तीसरा धर्म युद्ध खत्म हुआ ना, तब लोगों को, जो यूरोप, खास करके यूरोप के जो ईसाई थे, उनको समझ में आ गया कि भाई धर्म के नाम पे लड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। उनको अपने उन्नति, प्रगति, विकास पे ध्यान देना चाहिए। और इसने पुनर्जागरण में बहुत ही ज्यादा महत्व दिया। देखो क्या लिखा है, मैं एक बार आपको रीड करके बताता हूं। नवीन ज्ञान का मतलब ये है भाई, नवीन ज्ञान यानी कि पुनर्जागरण, यानी कि पुनर्जागरण का जो मार्ग दिखाने में मध्यकाल में लड़े गए धर्म युद्ध ने विशेष भूमिका निभाई। धर्म युद्ध तुर्कों से जेरूसलम को स्वतंत्र कराने के लिए ईसाइयों ने लड़े थे। ठीक है, ये धर्म युद्ध 11वीं शताब्दी से के अंत से लेकर 13वीं शताब्दी तक जारी रहे। धर्म युद्ध के कारण यूरोप के सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक पक्षों पर गहरा प्रभाव पड़ा था। मतलब वहां के लोगों को, कहीं ना कहीं यूरोप के लोगों को समझ में आ गया कि धर्म के नाम पे लड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें अब अपने उन्नति, प्रगति, विकास पे ध्यान देना चाहिए। तो इस वजह से धर्म की जो लड़ाई थी उसको छोड़ के उन्होंने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं, है ना। आगे देखो दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, धर्म सुधार आंदोलन। अब धर्म सुधार आंदोलन का उद्भव होता है, इससे भी कहीं ना कहीं पुनर्जागरण को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। देखो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का उद्भव होता है, यानी कि जो धर्म में जो कमियां थी, धर्म सुधार आंदोलन किस लिए चलाया जाता है? जब धर्म में बहुत सारी कमियां आ जाएगी, उसको दूर करने के लिए जो आंदोलन चलेगा उसको हम धर्म सुधार आंदोलन करेंगे और कहेंगे। इसी चैप्टर में हम मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने ईसाई समाज में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। तो धर्म सुधार आंदोलन से भी लोगों की जागृति बढ़ी, है ना। देखो क्या लिखा है, धर्म सुधार आंदोलन को लहर में अनेक विद्वानों ने चर्च के, मतलब धर्म सुधार की लहर में क्या हुआ, धर्म सुधार के माध्यम से अनेक विद्वानों ने चर्च के अधिकारों को चुनौती दी, मतलब चर्च का विरोध करना शुरू कर दिया। जनसाधारण पहली बार यह सोचने लगा कि चर्च के नियम अंतिम नहीं है, मतलब चर्च ने जो नियम बना रखे वो अंतिम नहीं है। अब चर्च भाई लोगों को कई तरीके से बेवकूफ बना देती, उनको फ्री फंड, मतलब कुछ होता तो नहीं था उन पुस्तकों से, लेकिन लोगों को बोलते थे कि भाई अगर आप पापों से मुक्त होना चाहते हो तो हमारी किताबों को पढ़ो, है ना, इन दस्तावेजों को खरीद लो। ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाते थे। लेकिन लोगों को समझ में आ गया कि चर्च के जो नियम है वो अंतिम नहीं है, चर्च लोगों को बेवकूफ बना रही है बहुत लंबे समय से, है ना। और इस दृष्टिकोण से मनुष्य की जो जागृति है उसमें वृद्धि होता है, मनुष्य कहीं ना कहीं सोचने समझने लग जाता है चीजों के बारे में। आगे देखो भौगोलिक खोजें, कुछ भौगोलिक खोजों ने भी क्या किया, कहीं ना कहीं पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया। ठीक है, देखो भौगोलिक खोजों की अगर हम बात करें तो इसमें आप दिशा सूचक यंत्र की बात कर सकते हैं, मार्को पोलो का दिशा सूचक यंत्र, जिससे कि समुद्री मार्ग में समुद्री यात्रा करना बहुत आसान हो गया, है ना। समुद्री यात्रा में बहुत ज्यादा सुविधा मिली। इटली के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैलीलियो। अब गैलीलियो ने तो भाई दूरबीन खोज दिया, मतलब दूरबीन का आविष्कार कर दिया। अब दूरबीन के आविष्कार से क्या होगा कि हम सौर मंडल को देख सकते थे पूरे, हम देख सकते थे कि वास्तव में कौन से ग्रह स्थिर है और कौन से ग्रह घूम रहे। तो अब तो पूरा पर्दा फाश हो गया भाई, है ना। पूरे तरीके से यह साबित कर दिया गया कि हाँ वास्तव में चर्च ने, पादरियों ने हमें अभी तक बेवकूफ बनाया था, है ना, कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है, सूरज इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ऐसी जो धारणाएं थी, ये सारी चीजों को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया गया, है ना। कोपरनिकस जैसे विद्वानों ने चर्च के खिलाफ आवाज उठाया। ठीक है, पृथ्वी और आपको पता है कि जो सूर्य के इर्द गिर्द वो जो सिद्धांत जो दिया है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। कोपरनिकस क्रांति एक टॉपिक ये अलग दे रखा है इसी चैप्टर में, कोपरनिकसीय क्रांति। तो ऐसा लग रहा होगा कि आपको थोड़ा सा साइंस आ गया इसमें, वास्तव में ये चैप्टर थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड भी है ना। तो कोपरनिकस ने जो क्रांति किया था चर्च के खिलाफ, उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखो चौथा पॉइंट क्या दे रखा है, छापे खाने का आविष्कार। इसने सबसे ज्यादा, पुनर्जागरण में सबसे ज्यादा योगदान तो रहा वो छापे खाने का रहा, क्योंकि अगर सही ज्ञान का फैलाव सही तरीके से तेजी से अगर लोगों तक ना होता तो कभी भी पुनर्जागरण का काल हमें देखने को नहीं मिलता और यूरोप आज भी कहीं ना कहीं अंधकार युग में ही डूबा होता, है ना। तो जोहानेस गुटेनबर्ग या जॉन गुटेनबर्ग या जोहानेस गुटेनबर्ग बोल दो, इन्होंने छापे खाने का आविष्कार किया था। इनके बारे में भी आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तो छापे खाने के आविष्कार से क्या था कि पुस्तकें बहुत तेजी से छपने लगी। अब कोई भी नए विचार का फैलाव बहुत तेजी से लोगों तक हो सकता था, लोगों तक पहुंचाया जा सकता था, है ना। और इसने भी पुनर्जागरण में बहुत ही ज्यादा योगदान दिया। आसान था भाई पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सारे पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लेते चलो। पहला ये था, पहला पेज हमारा ये था, दूसरा पेज हमारा ये है। चलो आगे आ जाओ। एक लास्ट है कुंस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। देखो कुंस्तुनतुनिया पर तुर्कों का, अब देखो कुंस्तुनतुनिया का क्या महत्व है। कुंस्तुनतुनिया पर तुर्कों का, वैसे
1453 में क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है ना। तुर्कों ने कुंस्तुंतुनिया पर अधिकार कर लिया। इससे पुनर्जागरण आंदोलन को बड़ा बल मिला। तुर्कों के अत्याचारों से डरकर, क्योंकि कुंस्तुंतुनिया आपको पता है पहले रोम की राजधानी हुआ करती थी भाई। आप लोगों ने अगर कॉन्स्टेंटाइन के बारे में पढ़ा है तो रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कुंस्तुंतुनिया, है ना। लेकिन इस पे तुर्कों का अधिकार हो गया, तो तुर्कों का अधिकार, तुर्क यानी कि जो मुस्लिम शासक थे उनका अधिकार हो गया, है ना। इससे क्या हुआ कि उन्होंने वहां के जो विद्वान थे, वहां के जो बहुत सारे कलाकार थे, विद्वान थे, उनके ऊपर उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया, है ना। तो अत्याचार से डर के बहुत सारे जो ईसाई विद्वान थे वो भाग के कहां चले गए, यूनान चले गए। ठीक है, हाँ सही बोल रहा हूं, है ना। उन्होंने क्या किया, यूरोप के विभिन्न भागों में जाके शरण लिया। जो ये बहुत सारे विद्वान थे वो यूरोप के दूसरे देशों में भाग के चले गए और वहां पे उनकी संख्या बढ़ने लगी। और इन लोगों द्वारा दिए गए यूनानी सभ्यता प्रचार ने यूरोप के लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। इस प्रभाव से यूरोपीय विचारधाराओं में पुनर्जागृति लाने का प्रयास किया। मतलब इन विद्वानों ने, जो ये विद्वान थे, बहुत सारे विद्वान जो भाग के यूरोप की तरफ गए, यूरोपीय देश जो शहर थे वहां पे जाके निवास किए, तो इन्होंने कहीं ना कहीं इन विद्वानों ने भी पुनर्जागृति लाने में, लोगों के विचारों में जागृति लाने में अपना योगदान दिया। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स थे जिसके थ्रू आप समझाएंगे कि पुनर्जागरण का जो उद्भव है सबसे पहले इटली में या फिर यूरोप में क्यों हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। 5 पॉइंट थे, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब मानवतावाद की हम बात करते हैं। मानवतावादी विचारधारा, देखो मानवतावाद, वाद मतलब विचारधारा बन जाती है। मानवता से हमें समझ में आता है कि जो मानव की बात करता हूं, मनुष्य की बात करता हूं, मनुष्य की भलाई की बात करता हूं, तो कौन होगा, मानवतावादी, है ना। अगर मैं मनुष्य की भलाई के बारे में हमेशा सोचता हूं, उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं, तो कहीं मैं भी कहीं ना कहीं मानवतावादी। ठीक है, बस इसी से आपका पूरा आंसर बन जाता है, इसी से आप पूरा आंसर बना दो। ठीक है, देखो क्या लिखा है, पुनर्जागरण की एक मूल विशेषता मानवतावाद थी, है ना। पुनर्जागरण काल में ही हम देखते हैं कि मानवतावादी विचारधारा का उद्भव होता है ना। जो मानवता के जीवन को बेहतर, अब धर्म के आधार पे जो लोगों का शोषण हो रहा था यूरोप में, है ना, उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, तो उसके खिलाफ ही कहीं ना कहीं मानवतावादी विचारधारा का उद्भव होता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, मानवतावाद का अर्थ है मनुष्य में रुचि लेना तथा उसका आदर करना। अब धर्म के नाम पे भाई लोगों का शोषण हो रहा था, तो कहीं ना कहीं उनके जो अधिकार है उसका कोई आदर थोड़ी नहीं, उनका कोई आदर थोड़ी नहीं हो रहा था। लेकिन अब मानवतावाद के अंतर्गत मनुष्य में लोगों ने रुचि लेना शुरू कर दिया, उनकी समस्याओं में रुचि लेना स्टार्ट कर दिया। मानवतावाद मनुष्य की समस्याओं का अध्ययन करता है। मानवतावाद का मेन पर्पस क्या है, मनुष्य की समस्या का अध्ययन करना, है ना। अगर मैं मानवतावाद को फॉलो करता हूं, मानवतावादी विचारधारा को फॉलो करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मनुष्य की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा, उसकी समस्याओं को जानने की कोशिश करूंगा, है ना। मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करता है तथा उनके जीवन को सुधारने एवं समृद्ध बनाने का प्रयास करता है ना। यही मानवतावाद है कि भाई मनुष्य के जीवन को समृद्ध बनाना है, उनके जीवन को सुधारना है, यही मानवतावाद है। ठीक है, पुनर्जागरण काल में परलोक की अपेक्षा इहलोक को महत्व दिया गया जिसमें हम रहते हैं, और यही मानवतावाद था भाई। अब चर्च लोग तो हमें बेवकूफ बनाते थे भाई, चर्च वाले वो कहते थे कि भाई आप मतलब अगर बुरे कर्म करोगे, ठीक है, तो आपको अगले जन्म में जानवर बन जाओगे, कीड़े मकोड़ों के रूप में आप अवतार लोगे, ऐसा ऐसा कुछ मतलब बेवकूफ बनाते थे। अगर आप पापों से मुक्त होना चाहते हो तो हमारे पाप स्वीकार जो दस्तावेज है उसको खरीद लो, पापों से मुक्त हो जाओगे, ऐसा कहते थे। लेकिन यहाँ पे जो विद्वान, मानवतावादी विद्वान थे, उन्होंने बोला कि भाई हम इस दुनिया में है ना, हम अगर इसी दुनिया में अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरा नतीजा इसी दुनिया में मिलेगा, और अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा नतीजा इसी दुनिया में मिलेगा। ठीक है, तो इस लोक की बात करते हैं, यही लोक लिखा ना कि परलोक की अपेक्षा यही लोक की बात करते हैं, यही लोक को महत्व देते हैं जिसमें हम रह रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। आगे देखो कुछ पॉइंट्स और दे रखे हैं कि मानवतावाद के समर्थक मानवतावादी कहलाते हैं। जो मानवतावाद के समर्थक है उसको हम क्या बोलते हैं, मानवतावादी। अगर मैं मानवतावाद विचारधारा को सपोर्ट करूंगा तो मैं मानवतावादी कहलाऊंगा। ठीक है, आगे देखो पेट्रार्क की हम बात कर लेते हैं, पेट्रार्क ही पढ़ेंगे ना भैया। हाँ, पेट्रार्क एक बहुत ही फेमस हमारे विद्वान कह सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही फेमस मानवतावादी है, मानवतावाद को सपोर्ट करने वाले हैं। उसने अंधविश्वासों तथा धर्माधिकारियों की जीवन प्रणाली को अपने प्रणाली को जो प्रणाली थी उसकी आलोचना की थी, है ना।
मतलब कि जो धर्माधिकारी थे, जो चर्च का दबदबा था समाज में, चर्च के जो धर्माधिकारी थे उनकी आलोचना की थी पेट्रार्क ने, है ना। उसने पर क्या लिखा है, उसने परलोक चिंतन की अपेक्षा लौकिक जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करने पर बल दिया कि भैया परलोक वरलोक कुछ नहीं है, इसी जीवन में, इसी लोक में जिंदगी को ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ऐसा ही है ना कुछ लाइन, जिंदगी को ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, है ना। इटली के नागरिकों ने मानवतावाद का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वे धार्मिक बंधनों के परिणाम स्वरूप अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को विकसित करने में असमर्थ थे, है ना। क्योंकि उन्होंने इसलिए मानवतावाद को अच्छा माना क्योंकि भाई धार्मिक बंधनों की वजह से वो पूरी तरीके से सिमट चुके थे, चर्च के जकड़ में आ चुके थे, इसलिए उन्होंने मानवतावाद को अच्छा माना। और मानवतावाद कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है, किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं देता मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आ रहे समझ में सबको? स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। चलो आ जाओ एनसीईआरटी टॉपिक। अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो आपके बुक में जो सबसे पहला टॉपिक दे रखा है, यही दे रखा है कि इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ, है ना। तो चलिए जी इसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। इटली के जो नगर है उनका पुनर्जागरण काल में उत्थान कैसे होता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, पश्चिम रोम साम्राज्य के पतन। आपको पता है कि लगभग 7वीं सदी के आसपास ही जो पश्चिमी रोम साम्राज्य है उसका पतन हो जाता है, और जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है वो कहीं ना कहीं बाइजेंटाइन साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है ना। बाइजेंटाइन साम्राज्य के रूप में उसको हम जानने लग जाते हैं। पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र का विनाश हो चुका था। मतलब कि इटली के जो नगर थे उनका विनाश हो चुका था, लेकिन आपको पता है कि रोमन साम्राज्य का जो टाइम पीरियड था तब इटली के सारे नगर जो थे वो बहुत ही फेमस थे और बहुत ही ज्यादा उनका महत्व था। लेकिन जो हमारा पश्चिमी रोमन साम्राज्य है उसके पतन के बाद ही इटली के नगरों का विनाश होना शुरू हो जाता है। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी भाई, कोई सरकार नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है जो कि यहाँ की शासन को चला सके। और रोम का पोप जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। रोम का जो पोप था वो भाई अपने एरिया में तो बहुत ही पावरफुल था, लेकिन पूरे यूरोप में इसका दबदबा उतना नहीं था। देखो आगे क्या लिखा है, इटली एक कमजोर देश था। इटली जो था एक बहुत ही कमजोर देश था और अनेक टुकड़ों में ये बटा हुआ था, परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इतावली संस्कृति के पुनरुत्थान में कहीं ना कहीं सहायता पहुंचा। यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, दिमाग से निकल रहा होगा, ऊपर से जा रहा होगा सब कुछ। देखो इटली के नगरों का पुनरुत्थान का मतलब क्या है कि आपको पता है कि प्राचीन काल की हम जब बात करते हैं ना, है ना, जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्राचीन काल में इटली के सारे नगर जो थे, रोम की बात कर लो या दूसरे और नगरों की बात करोगे आप, तो बहुत ही ज्यादा फेमस थे, प्रसिद्ध थे। लेकिन मध्यकाल में इनका विनाश हो चुका था, मध्यकाल के दौरान इनका विनाश हो चुका था, कोई महत्व नहीं था इनका, है ना। लेकिन अब क्या होगा, पुनर्जागरण काल में फिर से पुनरुत्थान होना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ के जो नगर है वो दोबारा से समृद्ध होना शुरू कर देते हैं, है ना, समृद्धि को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये सारे नगरों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इटली के प्रमुख नगर की बात करूं तो पादुआ है आपका, वेनिस है ना, मतुआ है, ठीक है, जिनेवा है आपका, बोलोनिया है आपका, ठीक है, फ्लोरेंस सबसे फेमस, रोम आपका नीचे इधर है। तो ये सारे फेमस नगर आपके इटली के सारे प्रमुख नगरों के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, है ना। आगे आसो, असली पॉइंट यहां से शुरू होता है। अब मेन पॉइंट्स आपका यहां से शुरू होगा कि इटली के नगरों का आखिर पुनरुत्थान कैसे हुआ। देखो बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के जो तटवर्तीय बंदरगाह पुनर्जीवित हो उठे, है ना। जब बाइजेंटाइन साम्राज्य यानी कि जो पूर्वी रोमन साम्राज्य कहीं ना कहीं हम जिसको बोल रहे हैं पूर्वी रोमन साम्राज्य और जो इस्लामी देश है उनके बीच में क्या हुआ, व्यापार होना शुरू हो गया, है ना। जैसे कि अगर फिर से आप इस मैप पे आओगे, इस मैप को आप देखोगे तो ये यूरोप के देश है। अगर आप एशिया की तरफ आओगे, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया की तरफ आओगे तो आपको इस्लामी देश देखने को मिलेंगे। उन्होंने क्या किया, इन देशों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। अब व्यापार करेंगे तो आप देखो जितने भी बंदरगाही नगर थे, जैसे कि वेनिस था, ये बंदरगाह के आसपास स्थित था, जिनेवा था, है ना, ये सारे नगर फिर से पुनर्जीवित होने उठे। जितने भी ये सारे नगर आपको लाइन से दिखेंगे, ये सारे नगर जो दिखेंगे सारे फिर से पुनर्जीवित होने लग गए थे, है ना। देखो आगे क्या लिखा है, 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम
मार्ग से व्यापार आरंभ किया तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इससे इटली के नगरों का मुख्य भूमिका, मतलब इसमें इटली के जो नगर थे मुख्य भूमिका, रेशम मार्ग के माध्यम से जब व्यापार शुरू हुआ, है ना, चाइना और मंगोल ने चीन के साथ क्या किया, रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया। तो रेशम मार्ग के थ्रू जो बंदरगाह के आसपास, मतलब है ना, इससे क्या हुआ, यूरोप के जो व्यापार है उसमें वृद्धि हुई। और जो खास करके पश्चिमी यूरोप के जो बहुत सारे जो नगर थे वो फिर से पुनर्जीवित हो उठे, है ना। इन नगरों की बात करें तो नगरों में आपको फ्लोरेंस, वेनिस, ये दो थे गणराज्य थे, है ना। गणराज्य मतलब ये कहने का ये है कि यहाँ पे राजा का दबदबा नहीं था, दरबार नहीं थे, यहाँ पे दरबारी नगर नहीं थे, है ना, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग जो थे वो खुद शासन चलाते होंगे, इसलिए गणराज्य शब्द का यूज किया गया है। लेकिन कुछ दरबारी नगर भी थे जिन पर शासन कौन चलाते थे, राजकुमार चलाते थे, है ना। तो ये सारे नगर जो है विकसित होते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, इसमें सर्वाधिक जीवंत शहरों में वेनिस और दूसरा जिनेवा था, ठीक है। ये दो नगर जो थे सबसे ज्यादा मतलब जीवित नगर हो उठे थे लगभग पुनर्जागरण काल में, है ना। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि से अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। दूसरे नगर, अगर इटली के हम दूसरे नगरों को देखेंगे ना, तो वहां पे जो धर्म अधिकारी थे, यानी कि जो पादरी वर्ग के लोग थे, उनका बहुत दबदबा था। सामंत जो होते थे, सामंत मतलब आप समझते हो जो लॉर्ड होते थे, लॉर्ड का बहुत ज्यादा दबदबा होता था भाई दूसरे नगरों पे। पर ये दो नगर ऐसे थे जिनपे लॉर्ड का बिल्कुल भी दबदबा नहीं था, तो इस वजह से ये शहरों का विकास तेजी से हो रहा था। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। देखो ये ऐसे नगर थे जहां पे नगर व्यापारी जो है, महाजन जो है, अमीर लोग, वो शासन चला रहे हैं यहाँ पे, है ना, भाग लेते थे, मतलब शासन प्रणाली में भाग लिया करते थे। और नागरिकता की भावना विकसित होने लगी। इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर नागरिकता की भावना पनपने लगी। लोग समझने लगे कि हाँ भाई, हम यहाँ के नागरिक हैं, हम यहाँ के शासन प्रणाली में हिस्सेदारी ले रहे हैं, ठीक है। यहां तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथों में रहता था, तब भी नगरों के निवासी अपने आप को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व महसूस करते थे। जब अगर कोई राजा ने यहाँ पे, तानाशाही राजा ने यहाँ पे अगर शासन अपने हाथों में ले लिया, पूरी पावर उसके हाथों में आ गई, तो भी यहाँ के लोग अपने आप को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व महसूस करते थे, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो कि इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ उसके बारे में था। आप स्क्रीनशॉट ले लो, 3 पेज में मैंने पूरा टॉपिक डाल रखा है, ठीक है। ये देखो ये है, और आपका एक ये था। चलिए आगे आते हैं, विश्वविद्यालय और मानवतावाद। तो मानवतावाद के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, मानवतावाद के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अब कुछ विश्वविद्यालय और वहां पे किन चीजों की स्टडी वगैरह होती थी उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखो क्या लिखा है कि यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए थे, है ना। सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हुई थी? इटली में। 11वीं शताब्दी से पादुआ और बोलोनिया, ठीक है, विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र रहे। जो पादुआ और बोलोनिया है, ये ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां पे विधि शास्त्र पढ़ाया जाता था, लॉ, कानून के बारे में पढ़ाया जाता था, है ना। इसका कारण यह था कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य से जुड़ा हुआ था, है ना, व्यापार और वाणिज्य से जुड़ा हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चीजें होंगी। तो इस वजह से यहाँ पे विधि शास्त्र का जो अध्ययन था वो उसमें लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे, लोग ज्यादा इन चीजों पर स्टडी कर रहे थे, ठीक है। देखो पेट्रार्क की बात कर लेते हैं, तो पेट्रार्क इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व कर रहा था। मतलब जो भी परिवर्तन यहाँ पे यूरोपीय इटली में, खास करके इटली में हो रहा था, उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? पेट्रार्क की भूमिका सबसे ज्यादा थी। पेट्रार्क के लिए पुस्तक एक विशिष्ट सभ्यता थी जिससे प्राचीन यूनानी और रोमों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह से समझा जा सकता था, है ना। इनके कहने का मतलब यह था कि अगर हम पुस्तक क्या लिखा है ना, पूरा काल को अगर हम समझना चाहते हैं, मतलब पूरा काल यानी कि जो प्राचीन काल की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल को हम तभी समझ सकते हैं जब यूनानी और रोम के जो वास्तविक जो विश्लेषण है, मतलब अध्ययन हम करेंगे वास्तविक तौर पे, तभी जाके हम उनके महत्व को समझ सकते हैं, है ना। ठीक है, सेम है। चलो
इसके अलावा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाना चाहिए। जो प्राचीन काल के जो लेखक हुए, ठीक है, जो यूरोप के, रोम के या यूनान के जो लेखक थे, उनका जो भी रचना है उसका बहुत ही गहराई से हमें अध्ययन करना चाहिए। इस चीज पे भी पेट्रार्क ने जोर दिया। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा, इन क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालयों का अध्ययन आकर्षित किया। इनमें एक नया स्थापित विश्वविद्यालय फ्लोरेंस भी था, जो पेट्रार्क का स्थायी नगर निवासी था। मतलब जो पेट्रार्क जो हमारे थे वो कहां से थे, फ्लोरेंस नगर से थे, है ना। और फ्लोरेंस भी जो है ये बहुत ही, यहाँ पे भी एक बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो विश्वविद्यालय के लिए फ्लोरेंस नगर भी जाना जाता था। आगे क्या लिखा है, फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का बहुत ही ज्यादा योगदान था। ठीक है, दो लोग जो थे फ्लोरेंस के प्रसिद्धि में, मतलब दो लोगों के वजह से ही फ्लोरेंस नगर को जाना जाता था। अब दो लोग कौन से, देखो एक तो दांते अलिगिरी है, हमारे अलिगिरी, ठीक है, जो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं थे। मतलब ये किसी धर्म को महत्व नहीं देते थे, पर उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई थी। मतलब कि धर्म में जो रूढ़िवादी विचारधाराएं थी ना, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया था कहीं ना कहीं। इन उसी के खिलाफ लिखना स्टार्ट किया था। दांते अलिगिरी पढ़ेंगे, अलिगिरी नाम भी खतरनाक है भाई, याद करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये नाम याद रखना। दूसरे व्यक्ति, देखो दूसरा व्यक्ति कौन है, अरे कहाँ भाग जाते हो भैया, ज्यादा आगे चले गए क्या। हाँ, दूसरे व्यक्ति कौन है, देखो दूसरे व्यक्ति से एक कलाकार है जिनका नाम था जोटो। ठीक है, जिन्होंने जीते जागते रूप चित्र बनाए थे। जीते जाते ऐसे मतलब रूप चित्र बनाते थे जिसमें आप देख के आपको लगेगा कि उसमें जीवन है ना। तो ऐसे चित्र जिसमें आपको जीवन, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि उसमें जीवन मौजूद है, जान आ चुकी है। तो वो हमारे कौन थे, जोटो थे, है ना। एक कलाकार थे, चित्रकार कह सकते हो आप इनको। तो इन दोनों नामों से जो फ्लोरेंस नगर था वो बहुत ही फेमस था, इनके नाम से जाना जाता था, है ना। उनके बनाए रूप चित्र पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगरों के रूप में जाना जाने लगा और कलात्मक कृतियों के सृजन का केंद्र बन गया। तो धीरे धीरे ये पूरा जो आपका फ्लोरेंस नगर था पूरे इटली में, पूरे यूरोप में फेमस हो गया, है ना। रेनेसां व्यक्ति, देखो रेनेसां व्यक्ति उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो अनेक प्रतिभाओं के धनी होते हैं, जिनमें अनेक रुचियां होती है, जो अनेक कामों को कर सकते हैं, तो उनको हम रेनेसां व्यक्ति बोलते हैं, है ना। अब रेनेसां व्यक्ति में आप देखो क्या क्या काम कर सकते हैं भाई। वो विद्वान भी हो सकते हैं, कूटनीतिज्ञ भी हो सकते हैं, धर्मशास्त्री भी हो सकते हैं, कलाकार भी हो सकते हैं। मतलब जिस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण होते थे, बहुत सारी योग्यताएं होती थी, उसके लिए रेनेसां व्यक्ति शब्द का यूज किया जाता था। ठीक है, वो ये आपका फ्लोरेंस नगर के बारे में था। और ये पार्ट 1 है भाई। देखो ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। तो पार्ट 2 के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें फायर वाली इमोजी के साथ, यस भैया पार्ट 2 जल्दी से जल्दी लेके आइए। तो पार्ट 2 भी बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।